तो देखो अब अपने डिस्कस करते हैं जो हमारे पास में डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उन सभी के लिए जो हमारे पास में इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, और जो एक्सआरडी पैटर्न है हमारे पास में, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो कौन किस किस टाइप के क्रिस्टल प्लेन्स के लिए अलाउड होगा। ठीक है, अब हर एक प्लेन के लिए जो क्रिस्टल जो एक्सआरडी डिफ्रैक्शन है वो अलाउड नहीं हो सकता। कंडीशन अपने यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। क्रिस्टल के अंदर जो भी प्लेन्स होंगे हमारे पास में, कंडीशन फॉर प्लेन्स, क्रिस्टल के अंदर जो भी प्लेन्स होंगे उनके लिए क्या कंडीशन है, कौन कौन से प्लेन अलाउड हो सकते हैं हमारे पास में, जिसके लिए एक्सआरडी पैटर्न है जो हमें देखने को मिलेगा, एक्सआरडी पैटर्न है वो अलाउड होगा, या एक्सरे डिफ्रैक्शन है वो वहां पे पॉसिबल हो सकता है। वो क्या कंडीशन होगी, उस कंडीशन की अपने यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए यदि बात करें तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे हमारे पास में, इसके लिए जो जो इंटेंसिटी है हमारे पास में, देखो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी है वो हमारे पास में कौन कौन किस पे डिपेंड करती है, एफ और एस पे, एफ एस का होल स्क्वायर। एफ हमारे पास में होगा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, और जिसकी वैल्यू सभी के लिए नॉन जीरो होगी, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे वो एफसीसी हो, चाहे वो बीसीसी हो। एफ की वैल्यू हमारे पास में नॉन जीरो होगी, क्योंकि जब तक एटम है तब तक ये जीरो नहीं हो सकता। लेकिन एस की वैल्यू जीरो हो सकती है और नॉन जीरो हो सकती है। जो हमारे पास में जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर फैक्टर है, स्कैटरिंग फैक्टर है, उसकी वैल्यू हमारे पास में जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है। तो ये डिसाइड करेगा हमारे पास में कि जो इंटेंसिटी है वो किसके लिए जीरो होगी, किसके लिए नॉन जीरो होगी। ठीक है, थोड़ी स्पीड कम रहेगी क्योंकि मेरे थोड़ा सा गला खराब है, इस वजह से मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ हर टॉपिक को, ताकि मैक्सिमम कवर हो सके, ऐसा ना पड़े भी ज़्यादा गैप लेना पड़े, सिलेबस जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म हो सके। एस जीरो है और एस नॉन जीरो, दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। यदि सिंपल क्यूबिक की बात करें, अपने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें हमें पता है जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम वो कितने होंगे हमारे पास में, वो वन होंगे। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम वन होंगे सिंपल क्यूबिक में, और उसको अपने ओरिजिन पे कंसीडर कर लें। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो वन होगा, इसको यदि अपने ओरिजिन पे कंसीडर कर लें इस एटम को, इफेक्टिव नंबर, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम वन है, इसको ओरिजिन पे कंसीडर कर लिया हमने। यदि इसको अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो अपने इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, पीछे भी अपने ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है उसको हमने सेंटर में कंसीडर कर लिया, जो वन होगा। यहाँ पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इस टाइप से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जो सेंटर में होगा वो वन होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, जीरो जीरो एंड जीरो। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर फैक्टर आएगा हमारे पास में, समीशन, हमारे पास में एक ही एटम होगा, ठीक है, इसमें समीशन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ई की पावर 2 पाई आई, और ये आएगा हमारे पास में, देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देखो 2 पाई आई म्यू जे एच म्यू वी जे के। तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, जीरो एच जीरो के जीरो एल। तो ये क्या आ जाएगा, जीरो जीरो जीरो, तो ये आ जाएगा ई की पावर जीरो, तो ये वन आ जाएगा। तो एस की वैल्यू हमारे पास में वन होगी, ठीक है। एच के एल कुछ भी हो, एच के एल की वैल्यू कुछ भी हो, हर एक ऑल पॉसिबल वैल्यू अलाउड होगी, ऑल पॉसिबल वैल्यू अलाउड। एच के एल की कोई भी वैल्यू हो अलाउड होगी, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जीरो आ रहा है तो एच के एल की वैल्यू कुछ भी पुट करो, एस की वैल्यू हमेशा वन ही आएगी और नॉन जीरो ही होगी ये, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास में इंटेंसिटी मिलेगी हमें, वो क्या मिलेगी, एफ स्क्वायर। और इंटेंसिटी की वैल्यू हर एक एच के एल के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू नॉन जीरो होगी। तो सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में सभी प्लेन पे एक्सआरडी डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, फॉर ऑल प्लेन
XRD डिफ्रैक्शन इज अलाउड। XRD जो डिफ्रैक्शन है वो अलाउड होगा, क्योंकि हर एक HKL की वैल्यू के लिए हमारे पास में S की वैल्यू 1 होगी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। तो कोई भी प्लेन हो हमारे पास में, सभी प्लेन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए अलाउड होंगे, XRD पैटर्न अलाउड होगा। यदि अपने यहाँ पे बात करें BCC स्ट्रक्चर, सभी मतलब 010, 110, 200, 111 ये सारे प्लेन अलाउड होंगे, सभी पे XRD डिफ्रैक्शन हो सकता है। यदि अपने बात करें यहाँ पे BCC स्ट्रक्चर के लिए, BCC बॉडी क्यूबिक सेंटर जो हमारे पास में BCC स्ट्रक्चर है, BCC स्ट्रक्चर के लिए बात करें तो BCC स्ट्रक्चर में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे हमारे पास में, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे BC में? 2 होंगे। तो दोनों की पोजीशन कौन लें? एक ओरिजिन पे हो जाएगा हमारे पास में 0 0 0 पोजीशन पे, और एक बॉडी डायगोनल पे हो जाएगा हाफ हाफ और हाफ पोजीशन पे। ठीक है, एक ओरिजिन पे हो गया, एक बॉडी डायगोनल पे हो गया, ये दो हमारे पास में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे। एस की वैल्यू की बात करें तो एस की वैल्यू यहाँ पे समीशन में 2 आ जाएगा, एक तो e की पावर 2 पाई आई 0h 0k 0l प्लस e की पावर 2 पाई आई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में h/2 k/2 l/2, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास में, ये जो हमारे पास में म्यू वी म्यू जे वी जे और जो डब्ल्यू जे जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है ये होंगे हमारे पास में। तो ये तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस ये आ जाएगा e की पावर पाई आई h प्लस k प्लस l। तो ये हमारे पास में s की वैल्यू होगी BCC के लिए, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। और इसके लिए हमारे पास में जो यदि HKL इन सभी का जो सम है यदि वो इवन है, HKL का सम यदि इवन है, इवन का मतलब 2 4 6 0 2 4 6 यदि है हमारे पास में, HKL की वैल्यू यदि 0 है 2 है 4 है 6 है, इन सभी का सम, ठीक है, 0 ले सकते हैं अपने, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, यदि इनका सम ये है हमारे पास में, कुछ भी है या नेगेटिव में भी हो सकता है हमारे पास में, लेकिन इवन है, इवन संख्या है, इवन संख्या है, तो ये जो हमारे पास में इवन संख्या, जैसे 0 लेंगे तो e की पावर 0 वो 1 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2 पाई आई, तो cos 2 पाई 1 नहीं होता है हमारे पास में, sin 2 पाई 0 होता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास में, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो s की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? 1 + 1, s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2। तो इस पर्टिकुलर केस में यदि आप इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास में 2 × f का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4f²। ये इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास में, क्योंकि s की वैल्यू 2 है। और यदि h + k + l ओड संख्या है, ओड संख्या में 1 3 5 आ सकती है हमारे पास में, e की पावर जो पाई आई है हमारे पास में, और ओड संख्या लेट्स से 1 है हमारे पास में, तो ये आ जाएगा cos पाई प्लस आयोटा sin पाई। तो sin पाई तो 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। s की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी हमारे पास में? 1, ये तो 1 था ही, और यहाँ पे आ जाएगा -1, तो s की वैल्यू हो जाएगी 0। तो s की वैल्यू यदि 0 है तो इंटेंसिटी हो जाएगी 0। तो ये वाले अलाउड नहीं होंगे। तो HKL का सम यदि हमारे पास में ओड है तो वो वाले प्लेन अलाउड नहीं होंगे। ऐसे प्लेन जिन प्लेन के लिए HKL का जो सम है वो इवन है वो तो अलाउड होंगे, और ऐसे प्लेन जिन प्लेन के लिए HKL का जो सम है वो ओड है वो प्लेन अलाउड नहीं होंगे। वहां पे XRD डिफ्रैक्शन पैटर्न BCC स्ट्रक्चर में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं अपने नेक्स्ट बढ़ते आगे जो हमारे पास में नेक्स्ट है। ठीक है, तो HKL इवन होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने FCC स्ट्रक्चर की। फॉर FCC स्ट्रक्चर FCC स्ट्रक्चर की यदि अपने बात करें तो FCC स्ट्रक्चर में हमारे पास में जो एटम होंगे वो फेस पे होंगे। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 होंगे हमारे पास में, एक ओरिजिन पे हो गया,
एक इस फेस पे हो गया, एक इस फेस पे हो गया हमारे पास में, और एक इस फेस पे हो गया, जो सबसे पास वाले हैं ये वाले होंगे हमारे पास में। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 होंगे हमारे पास में। अब इसको वो मत समझना कि इस यूनिट सेल के अंदर 4 ये सभी मिलके 4 बना रहे हैं, वैसे नहीं ले रहे। इस यूनिट सेल को हमने डायरेक्ट, इस यूनिट सेल के अंदर हमारे पास में 4 एटम आ रहे हैं इफेक्टिव नंबर, और उन 4 एटम को हमने अलग अलग पोजीशन पे प्लेस कर दिया। जैसे एक हमने यहाँ प्लेस कर दिया, एक हमने यहाँ कर दिया, एक हमने यहाँ कर दिया, जो सबसे पास पास में है वहां हमने प्लेस कर दिया। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं? यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो पोजीशन क्या है? 0 0 0। इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास में? ये लेट्स से x है, ये y है, ये g है। ठीक है, तो हमारे पास में जो xy प्लेन में है, हाफ हाफ 0 हाफ 0 हाफ, और हाफ 0 हाफ हाफ। तो ये हमारे पास में 4 होंगे। तो यहाँ पे s की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1। इसके लिए 1 आ जाएगी, e की पावर 2 पाई आई h बाय 2 k बाय 2 प्लस 0 आ जाएगी, e की पावर 2 पाई आई h बाय 2 प्लस 0 प्लस l बाय 2, क्योंकि यहाँ पे k के साथ में 0 है तो वो 0 हो जाएगा, प्लस e की पावर 2 पाई आई 0 प्लस k बाय 2 l बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1 प्लस e की पावर 2 पाई आई, 2 पाई को छोड़, 2 को छोड़ दो यहाँ से, पाई आई h प्लस के, e की पावर पाई आई k प्लस एल, e की पावर पाई आई h प्लस एल। तो ये हमारे पास में s की वैल्यू होगी। अब h प्लस के प्लस एल और h प्लस एल, तो यहां से क्या कंडीशन आएगी हमारे पास में? तो यहां से जो कंडीशन आएगी वो ये आएगी, यदि h के l सभी हमारे पास में यदि या तो इवन है या तो ओड है। यदि h के l हमारे पास में, फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है, इफ h के सम नहीं, सम की बात नहीं कर रहे, h के l या तो सभी इवन है, ऑल इवन, या सभी ओड है, सभी ऑल ओड, सभी इवन है सभी ओड है। जैसे जैसे 0 0 0 0 0 0 है, ये सभी इवन है। 1 1 1 सभी ओड है। 2 2 2 सभी इवन है। ठीक है, 2 4 6 सभी इवन है। ठीक है, 1 3 5 ये सभी इवन है। HKL की कुछ ऐसी वैल्यू है हमारे पास में, सभी ओड है या सभी इवन है। तो देखो क्या होगा, यदि सभी ओड है हमारे पास में, सभी ओड है, सभी ओड है, तो 2 ओड का सम एक इवन हो जाएगा। जैसे 1 1 3 5 है, तो 1 और 3 का सम 4 हो जाएगा, 1 और 5 का सम 6 हो जाएगा, 3 और 5 का सम 8 हो जाएगा। तो 2 ओड को ऐड करोगे तो एक इवन आएगा, और 2 इवन को ऐड करोगे तो वो भी इवन आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 ऐड हो रहे हैं ना, या h प्लस के प्लस एल, h प्लस एल। तो यहाँ पे सभी इवन है सभी ओड है, तो 2 ओड का सम भी, 2 ओड का सम करोगे तो वो भी इवन आएगा, और 2 इवन का सम करोगे वो भी इवन आएगा। और यदि ये इवन है संख्या, यदि ये संख्या इवन है तो ये सभी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 4 आ जाएगी। ठीक, कब? जब HKL या तो सभी इवन है या सभी ओड है। तो s की वैल्यू 4, तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? 4f का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 16f स्क्वायर। ठीक है, और यदि मिक्स है, HKL की वैल्यू हमारे पास में HKL, इसकी वैल्यू हमारे पास में मिक्स है। मिक्स का मतलब कुछ ओड और इवन का कॉम्बिनेशन है। जैसे जैसे HKL की वैल्यू अपने 1 2 1 ले लेते हैं, 1 2 1 की बात करें तो इसमें देखो h प्लस के क्या आएगा? 3, h प्लस l क्या आएगा? 2, और एक ओड ले लिया, 2 इवन ले लिया हमने, और k प्लस l क्या आएगा? 3,
तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, तो यहाँ पे दो टर्म s में क्या है, एक टर्म तो +1 है और h प्लस के 3 आ रहा है, h प्लस के 3 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या -1 होगी, फर्स्ट वाली ये -1 होगी। h प्लस L2 आ रहा है तो 1+1 होगी, h k प्लस L3 आ रहा है तो -1 होगी, तो ये -1 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो या तो मिक्स है, मिक्स में ये भी हो सकता है 1 2 1 भी, या 2 1 2 भी हो सकता है, ये भी मिक्स है, या 3 3 2 3 भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी मिक्स हो सकता है। एक ओड हो दो इवन हो, या दो इवन हो एक ओड हो, या दो ओड हो एक इवन हो, मिक्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एस की वैल्यू 0 आएगी, तो इस पर्टिकुलर केस में इंटेंसिटी 0 आ जाएगी। तो बीसीसी के लिए क्या कंडीशन है, सॉरी एफसीसी के लिए क्या कंडीशन है, फॉर एफसीसी ऑल एच के एल या तो इवन है या ओड है, तो हमारे पास में इंटेंसिटी नॉन जीरो आएगी और 16 एफ स्क्वायर होगी, ठीक है। और यदि एच के एल मिक्स है तो हमारे पास में वो 0 होगा, ठीक है। आई होप ये इतना समझ में आया हो। अब यदि अपने बात करें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और है हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज डायमंड। डायमंड की बात करें तो इसका डायरेक्ट याद रख लेना, ये तुम ये अपने फाइंड आउट नहीं कर रहे। डायमंड स्ट्रक्चर की बात करें, डायमंड स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास में यदि सभी ओड है तो रिफ्लेक्शन अलाउड होगा, ऑल ओड, ठीक है, एच के एल सभी ओड है तो अलाउड होगा। सभी ओड का मतलब जैसे 1 1 1 हो गया, 1 3 1 हो गया, 3 1 5 हो गया, कुछ भी हो सकता है, 3 3 3 हो सकता है, 5 5 5 हो सकता है। और यदि ऑल इवन है, ऑल इवन है और उनका सम h प्लस के प्लस एल, उनका सम डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल बाय 4, यदि उनको 4 से यदि अपने डिवाइड, तो हम कह सकते हैं वो अलाउड होंगे। ऑल इवन है और उनका जो सम है उनको यदि 4 से डिवाइड कर सकते हैं, अपने 4 से वो पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वो अलाउड होंगे, बाकी अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। सभी इवन होने चाहिए, इवन के साथ साथ में वो 4 से डिवाइड भी उनको होना चाहिए, जैसे 16 आ गया हमारे पास में, 32 आ गया, 64 आ गया, 128, उनका जो सम है यदि कुछ ऐसा आ रहा है, 12 आ गया हमारे पास में, ठीक है। यदि ऐसा सम है उनका डिविजिबल बाय 4 है तो वो अलाउड होंगे, अदरवाइज वो अलाउड नहीं होंगे। बाकी स्ट्रक्चर फैक्टर भी निकाल सकते हो, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। टेट्रावर्डल ऑक्टाहेड्रल पोजीशन, जो टेट्राहेड्रल पोजीशन पे एटम आ रहे हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे 4 5, इसमें एफसीसी स्ट्रक्चर पे भी आते हैं ना, एफसीसी 4 वो होंगे 4, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसमें 8 होंगे हमारे पास में, तो 8 है, उनको तुम बनाओगे और स्ट्रक्चर फैक्टर निकालोगे। 8 कैसे बनाओगे तुम टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन तुम्हें कंसिडर करनी पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो डायरेक्ट याद रख लेना इसको, काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्ट्रक्चर फैक्टर तुम निकालोगे एस, ठीक है, 8 टर्म आएगी इसमें। यहाँ पे तो एफसीसी में तो 4 ही आ रही थी ना हमारे पास में, डायमंड के लिए 8 आएगी क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 8 है। कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन डायरेक्ट तुम ये तरीका है याद रखने का। डायमंड के लिए सभी ओड है, एच के एल सभी ओड है तो अलाउड होगा। सभी इवन है तो इवन वाले कौन से अलाउड होंगे, जिनको 4 से, जिनके सम को 4 से डिवाइड कर सके, 4 से डिवाइड कर सके, वो वाले अलाउड होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे बात करें तो सिंपल क्यूबिक में सभी अलाउड है, बीसीसी में जिनका सम इवन है वो अलाउड है, ओड वाले अलाउड नहीं। एफसीसी में सभी या तो ओड हो एचकेएल या इवन हो वो अलाउड है, मिक्स वाले अलाउड नहीं है। और डायमंड क्यूबिक की बात करें तो सभी ओड वाले अलाउड नहीं है, और यदि इवन वाले ओड वाले अलाउड है और मिक्स इवन वालों की बात करें एफ डायमंड में, तो उनका जो सम है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। हमने रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज रेसिप्रोकल लैटिस। डायरेक्ट लैटिस से हमने रेसिप्रोकल लैटिस को फाइंड आउट करना सीखा था, ठीक है। डायरेक्ट लैटिस था हमारे पास में,
और डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल लैटिस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और ब्रैग्स लॉ हमने डायरेक्ट लैटिस में, जो ब्रैग्स लॉ है वो डायरेक्ट लैटिस की फॉर्म में हमने फाइंड आउट किया था 2d sin थीटा बी इक्वल टू एन लैम्डा। दिस इज ब्रैग्स लॉ इन डायरेक्ट लैटिस। ये हमारे पास में था डायरेक्ट लैटिस में। रेसिप्रोकल लैटिस में यदि अपने ब्रैग्स लॉ की बात करें तो रेसिप्रोकल लैटिस में ब्रैग्स लॉ क्या होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब डायरेक्ट लैटिस से सबसे पहले जो हमारे पास में कोई भी क्रिस्टल होगा, लेट्स से दिस इज आवर क्रिस्टल, ये हमारे पास में क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल के अंदर कोई भी हमारे पास में जो प्लेन्स होंगे उन प्लेन्स को अपने डायरेक्ट रेसिप्रोकल लैटिस में पॉइंट से एक जैसे हमारे पास में कोई भी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है या बीसीसी स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट लैटिस में अपने सिंपल क्यूबिक या बीसीसी स्ट्रक्चर को क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से। ये हमारे पास में सिंपल क्यूबिक एक स्ट्रक्चर है जिसको डायरेक्ट लैटिस की टर्म में हमने रिप्रेजेंट किया, जिसकी जो साइड है ए बी एंड सी साइड और तीनों इक्वल है। अब इस सेम कॉन्फ़िगरेशन को अपने रेसिप्रोकल लैटिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेसिप्रोकल लैटिस में हमारे पास में जो हमारे पास में लैटिस होगा, यहाँ पे ये ए बी सी है साइड, लेकिन जब अपने रेसिप्रोकल लैटिस में उसको ड्रॉ करेंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी होगी उसकी साइड। तो ये हमारे पास में रेसिप्रोकल लैटिस है। देखने में तुम्हें सेम ही लगेगा लेकिन दोनों डिफरेंट है। ये हमारे पास में डायरेक्ट लैटिस है, ये रेसिप्रोकल लैटिस है। इसमें जो क्यूब होगा हमारे पास में, जो सिंपल क्यूबिक की यदि अपने बात करें तो इसमें जो क्यूब होगा वो हमारे पास में रेसिप्रोकल लैटिस होगा, रेसिप्रोकल लैटिस। और इसकी जो साइड है वो हमारे पास में कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी साइड होगी। ये इसको हमने कन्वर्ट किया, और ये कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने ऑलरेडी तुम्हें पहले बताया हुआ और एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इस रेसिप्रोकल लैटिस में ये जो प्लेन्स है हमारे पास में, ये रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर ये वाले प्लेन्स, तो इस रेसिप्रोकल लैटिस में जो ब्रैग्स कंडीशन, अब रेसिप्रोकल लैटिस में और डायरेक्ट लैटिस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो रेसिप्रोकल लैटिस में जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है हमारे पास में वो मोमेंटम कोऑर्डिनेट में होता है, उसको अपने 2 पाई बाय लैम्डा से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ जो ट्रांसलेशन इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर इनवर्स होती है, और यहाँ जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है इसकी जो यूनिट होती है हमारे पास में, इसकी यूनिट मीटर में होती है हमारे पास में। और क्या डिफरेंस होता है, एक तो ये डिफरेंस हो गया हमारे पास में 1 बाय लैम्डा के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास में डी होता है ट्रांसलेशन वेक्टर, जो हमारे पास में दो प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी होगी। डायरेक्ट जो लैटिस होगा हमारे पास में, या ट्रांसलेशन जो वेक्टर होगा, दो प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी होगी, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, वो अपने यहाँ पे डी कंसीडर कर लेते हैं या टी भी कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ जो हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन होगा, या हमारे पास में जो ट्रांसलेशन वेक्टर होगा उसको अपने यहाँ पे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, उसको अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में जो वेव वेक्टर जो हमारे पास में लैटिस पैरामीटर होगा वो लैम्डा के टर्म में होगा, मीटर उसकी यूनिट होगी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास में लैटिस पैरामीटर होगा वो 2 पाई बाय लैम्डा के टर्म में होगा, मोमेंटम कोऑर्डिनेट में होगा। यहाँ पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ मोमेंटम कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इसका, ठीक है। जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो डायरेक्ट लैटिस का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। यहाँ पे जो हमारे पास में लैटिस पैरामीटर है उसकी जो यूनिट होगी वो मीटर होगी, और यहाँ लैटिस पैरामीटर की जो यूनिट है वो मीटर इनवर्स होगी, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर कोई अपने एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन होगा, ये जस्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्चुअल में जो हमें क्रिस्टल है वो डायरेक्ट लैटिस में होगा, उसको हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके उसको एक देखने का नजरिया अलग हो गया, मतलब जो हमारे पास में सिंपल जो हमारे पास में डायरेक्ट लैटिस क्रिस्टल है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसको एक अलग टाइप से अपने देख रहे हैं बस। ऐसा नहीं है भाई फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंज हो जाता है, उस कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं उसमें, पर देखने का एक अलग नज़रिया, उसको अलग ढंग से देख सकते हैं, उसको अलग तरीके से देख सकते हैं, ताकि हम दूसरी साइड को भी देख सकें उसका, जो हमें
सिंपल देखने पे नहीं पता लगती है। बस यही इसमें डिफरेंस है, कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती उसकी। अब यदि लेट्स से हमारे पास में एक रेसिप्रोकल, अब ब्रैग्स लॉ की बात करें, लेट्स से ये हमारे पास में एक रेसिप्रोकल लैटिस है, हमें ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन निकालनी है रेसिप्रोकल लैटिस में। दिस इज आर रेसिप्रोकल लैटिस। यहाँ पे लेट्स से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट, ये हमारे पास में एक पॉइंट है, ए पॉइंट ले लो या ओ पॉइंट ले सकते हो, ओ पॉइंट ले लेते हैं। और यहाँ पे लेट्स से अब जो हमारे पास में जो रे होगी उसकी जो एक्सरे आएगी, लेट्स से यहाँ पे एक्सरे आ रही है हमारे पास में, और जो एक्सरे यहाँ से फॉल करेगी इस पे, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। इसको अपने आगे बढ़ा देते हैं, ये हमारे पास में पॉइंट है, तो इसकी जो डायरेक्शन है, एक सेकेंड, तो ये हमारे पास में है, इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ से कोई भी रे आ रही है हमारे पास में, एक्सरे आ रही है इस पॉइंट पर, तो वो उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो यहाँ तक बढ़ेगी इस टाइप से। ठीक है, लेट्स से इसको अपने ने आगे बढ़ा दिया, ये के वेक्टर है। के वेक्टर मतलब जो इंसिडेंट वेक्टर है, जो एक्सरे अपने यहाँ से इंसिडेंट करवा रहे हैं इसके ऊपर, इस पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर एक्सरे इंसिडेंट करवा रहे हैं, के वेक्टर, इसको अपने आगे बढ़ा देंगे। तो जो के वेक्टर है हमारे पास में वो क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसको अपने एन कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखने में तुम्हें अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसको ऐसे मत समझना। ये देखो, ये हमारे पास में जैसे इस पॉइंट पे हमने एक्सरे इंसिडेंट करवाई, ये जो हमारे पास में एक लैटिस पॉइंट था, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट था, इस पे एक्सरे इंसिडेंट करवाई, और एक्सरे है वो यहाँ से आ रही थी, इस पे इंसिडेंट हुई, लेकिन इस डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन डिफ्रैक्ट होकर इस डायरेक्शन में वो चली गई। ठीक है, एक्सरे थी वो इस डायरेक्शन में आई और डिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई। लेट्स से ये जो एंगल था हमारे पास में, ये एंगल क्रिस्टल प्लेन से जो एंगल बन रहा था वो थीटा बी एंगल बन रहा था, ये एंगल थीटा बी है, ये एंगल भी हमारे पास में थीटा बी होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में आई, लेकिन यहाँ से अंदर ना जाने की बजाय, यहाँ जाने की बजाय वो डिफ्रैक्ट होकर इस डायरेक्शन में चलेगी, तो ये एक टाइप से हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन हुआ हमारे पास में, या डिफ्रैक्शन हुआ हमारे पास में। ठीक है, और इस ओ पॉइंट से यदि अपने, और ये जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गई, इसको अपने कंसिडर कर लेते हैं के प्राइम। रेसिप्रोकल लैटिस में हमेशा जो डिस्टेंस लोगे तुम, जो वेक्टर लोगे तुम, वो के और के प्राइम लोगे, के की टर्म्स में लोगे, मोमेंटम की टर्म में लोगे, 2 पाई बाय लैम्डा की टर्म में लोगे, वेव वेक्टर की टर्म में कंसीडर करोगे। वहां पे हमने सिंपल, यदि डायरेक्ट लैटिस की बात करें, यहाँ पे जो कोई भी वेक्टर था उसको अपने सिंपल डिस्टेंस की टर्म में, लैटिस पैरामीटर को मीटर की टर्म में कंसीडर कर रहे थे, लेकिन वही रेसिप्रोकल लैटिस में अपने इसको वेव वेक्टर की टर्म में कंसीडर करेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा की टर्म में इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये के है और के प्राइम वेक्टर है। जो के प्राइम वेक्टर है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन अलग होगी लेकिन वेवलेंथ सेम होगी। डायरेक्शन यहाँ एन कैप है, यहाँ पे डायरेक्शन एन प्राइम कैप लिख सकते हो, लेकिन इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, के और के प्राइम का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, क्योंकि लैम्डा सेम है। और ये मैंने पहले ही बताया था, जो वेवलेंथ आफ्टर डिफ्रैक्शन वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, हाँ रे की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो यहां से यदि अपने, यहां से इन दोनों पॉइंट को यदि अपने कंसीडर, इन दोनों पॉइंट को अपने कंबाइन करें, तो ये जो हमारे पास में पैरामीटर होगा, ये जो लेंथ होगी, इसको अपने जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा हमारे पास में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, दो पॉइंट के बीच का ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, जिसको अपने हमारे पास में जो ए बी सी, कैपिटल ए बी सी की टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। जैसे ट्रांसलेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, n1a, n2b, n3c, वैसे ही g को अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी कोफिशिएंट ले सकते हो तुम, n1, n2, n3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, n1a, n2b, n3c। यदि 3 डायमेंशन में तो इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि O को अपने सेंटर कंसीडर करें और यहाँ पे ये जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है वो सेम होगी हमारे पास में, के और के प्राइम का जो मैग्नीट्यूड है सेम होगा। यदि अपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करें इस टाइप से,
यदि एक सर्कल ड्रॉ करें इस टाइप से, ये हम सर्कल ड्रॉ करें, तो इस सर्कल पे जो भी पॉइंट्स होंगे, इस सर्कल के ऊपर जो भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे वो सभी इस ब्रैग्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब जो एक्सरे है वो यहाँ इंसिडेंट हुई, वो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। एक्सरे लेट्स से यहाँ से इंसिडेंट हुई और इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। एक्सरे यहाँ से इंसिडेंट हुई, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। इस सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे, इस सर्कल के ऊपर, ये टू डायमेंशन में एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इस सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे हमारे पास में वो सभी ब्रैग्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स के लिए जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगी। इस सर्कल के अलावा और तुम पॉइंट्स ले लोगे कहीं भी, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए के और के प्राइम वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं रहेगा। इसका मतलब वेवलेंथ सेम नहीं रहेगी, और वेवलेंथ सेम नहीं है तो वो डिफ्रैक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक लाइन, ऑल पॉइंट लाई ऑन दी सर्कल, जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई डिफ्रैक्शन कंडीशन, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 2 डायमेंशन में वो एक सर्कल होगा। यदि 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन में वो एक स्फेयर होगा। इन 3 डायमेंशन वो एक स्फेयर की तरह बिहेव करेगा। तो स्फेयर पे जो भी पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट ब्रैग्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से ये हमारे पास में एक जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला एक ट्राइंगल, यहाँ से के वेक्टर है हमारे पास में, ये जी वेक्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो के प्राइम वेक्टर होगा वो होगा के प्लस जी। यदि अपने इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, के प्राइम का होल स्क्वायर, के प्लस जी का होल स्क्वायर। तो के प्राइम का होल स्क्वायर को के स्क्वायर ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। यह आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी। के स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2g स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी इक्वल टू 0। ये हमारे पास में आएगा ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन। इसको नोट करो एक बार, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या। ठीक है, जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी ब्रैग्स कंडीशन होगी फॉर रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, तो ये हमारे पास में ब्रैग्स कंडीशन होगी, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ होगा इन रेसिप्रोकल लैटिस। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ। ये हमारे पास में क्या होगा, रेसिप्रोकल लैटिस में 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर। जी क्या है, रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर। दो पॉइंट के बीच में जो रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर है वो जी है। के क्या है हमारे पास में, इंसिडेंट वेव वेक्टर। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में ब्रिलियन जोन का। इंसिडेंट वेव वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास में ब्रैग्स कंडीशन है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है 2 डायमेंशन में ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, एंड 3 डायमेंशन में इट रिप्रेजेंट दी स्फेयर। और स्फेयर के जितने भी पॉइंट्स होंगे, अब स्फेयर कहाँ से, स्फेयर का सेंटर या सर्कल का सेंटर कौन सा पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे, जिस लैटिस पॉइंट पे जो हमारा एक्सरे है वो इंसिडेंट हो रही है, वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा। उस सेंटर से अपने उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के इनवर्स का यदि अपने एक रेडियस ड्रॉ करें, ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा का एक रेडियस ड्रॉ करें, तो वो जो रेडियस है उस सर्कल के ऊपर या स्फेयर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ब्रैग्स जो डिफ्रैक्शन कंडीशन है उसको वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है ब्रिलियन जोन का। तो ब्रिलियन जोन क्या होते हैं हमारे पास में, ब्रिलियन जोन की बात करें, ब्रिलियन जोन, इसको बीजेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ब्रिलियन जोन की जो कंडीशन होती है वो यही होती है। देखो, ब्रिलियन जोन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है, ब्रिलियन जोन आर दी बाउंड्रीज वेयर ब्रैग्स कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड इन रेसिप्रोकल लैटिस। ब्रिलियन जोन आर दी
बाउंड्रीज वेयर ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाइड इन रेसिप्रोकल लैटिस। ब्रिलियन जोन हमारे पास में वो बाउंड्रीज है, ब्रिलियन जोन बाउंड्रीज, जोन एक जोन होता है, जोन मतलब वर्ड, एक जोन वर्ड का मतलब वही समझ सकते हो, एक बाउंड्री हमारे पास में एक जोन है, वो एक ऐसा जोन है, उस बाउंड्री पर हमारे पास में जो ब्रैग्स कंडीशन है, जो डिफ्रैक्शन कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, एक्सरे डिफ्रैक्शन कंडीशन उन बाउंड्री के ऊपर सेटिस्फाई होगी, उसको अपने कहेंगे ब्रिलियन जोन।